हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का लास्ट पार्ट और ये है आपका फोर्थ पार्ट। और इस पार्ट के अंदर ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है बट किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, स्किप नहीं किया गया, सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपको कवर करवाए गए हैं। तो देख लेते हैं कि लास्ट पार्ट के अंदर ये जो चैप्टर है आपको क्या कहना चाहता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखो एग्रीकल्चर के अंदर जो है बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के, मोस्टली जो जो लोग हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बट जो है उससे जो अब आमदन हो रही है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत फील की गई कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है या इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर रिफॉर्म किया जाए, ताकि जो क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो। तो इसलिए क्या है, देखो यहाँ पे बताया गया वाई रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। क्यों ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये टाइम की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है कि हमको क्या है रिफॉर्म्स लानी होगी। टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा क्या करना होगा, इंप्रूव करना होगा, और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आने होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया आपको, सस्टेन्ड used of land without compatible technological institutional changes have hindered the pace of agricultural development। अब यहाँ पे क्या बताएगा कि लगातार लैंड को हम यूज कर रहे हैं और विदाउट किसी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल मतलब चेंजेस के बिना हम उसको लगातार जब यूज करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मतलब इसकी स्पीड थी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो होना चाहिए था उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो क्या है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, हमको क्या है इंप्रूवमेंट करनी ही होगी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है रिफॉर्म्स लाने हैं। तो बताया गया कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं। तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, देखो यहाँ पे आपको आ रहा है कोलेक्टिवाइजेशन, उसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉपरेशन। अब यहाँ पे कोलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई किसान है, उसका एक खेत यहाँ पे है, बीच में किसी और किसान का खेत है, फिर इसी पर्सन का खेत यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए जिस भी किसान की दूर दूर जमीनें थी, ठीक है, उनको क्या है एक तरह से कोलेक्टिव कर दिया गया, कोलेक्ट कर दिए गए एक साथ। मतलब ये जमीन जो है ये इस किसान को दे दी, ठीक है, जो यहाँ पे एक अदर पर्सन था, और इसकी ये जो जमीन थी ये यहाँ पे सारे इकट्ठी कर दी गई है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोलेक्टिवाइजेशन। उसके बाद है कंसोलिडेशन। अब जिन किसानों के पास क्या है बिल्कुल छोटी थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो वहां पे क्या है जो मतलब टेक्नोलॉजिकल जो भी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, जहां पे बहुत बड़ी मशीनरी वगैरह जो है उसका यूज होता है, बट अगर छोटे छोटे खेत है तो वहां पे वो मशीन्स हम यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या कहा गया कि किसानों को कहा गया कि आप कोऑपरेशन के साथ क्या है अपनी जमीन को क्या कर लो, कंसोलिडेट कर लो, इकट्ठा कर लो अपनी जमीन को, ताकि वहां पे मशीन्स जो है वो अच्छे से वर्किंग हो सके। तो इसलिए क्या है कंसोलिडेशन भी किया गया और कलेक्टिवाइजेशन भी किया गया। उसके अलावा क्या है, जमींदारी सिस्टम चला करता था, उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। जो जमींदार होता था ना, एक ही पर्सन होता था, वो सारे गांव से क्या है टैक्स जो है या फिर रेवेन्यू इकट्ठा करता था और जाके जो है ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था। इस तरीके से जमींदारी प्रथा चलती थी पहले के टाइम पे, जमींदारी सिस्टम चलता था। आपने ये 8th 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा। और उसके बाद क्या है, ये जमींदारी जो सिस्टम था इसको अबॉलिशन जो है अबॉलिश कर दिया गया था। एबोलिशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से खत्म कर देना किसी चीज को। देखो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो 5 ईयर प्लान बनाती है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, 1960 और 70 के अंदर क्या है एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आने के लिए क्या है रेवोल्यूशन चलाए। तो ये 2 रेवोल्यूशन चलाए गए थे, जैसे 60 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन और 70 में व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन आपका किस चीज से रिलेटेड आ जाएगा, ये आपका दूध से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद आपको आ जाता है, ये देखो ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है ये आपका वीट से रिलेटेड था। देन इसके बाद क्या है, इसके बहुत सारे देखो यहाँ पे नुकसान भी और फायदे भी हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ एक स्टेट्स को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, जैसे यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, यूपी है, ठीक है, इनको तो बहुत फायदा हुआ। बट जो स्टेट्स इतना ज्यादा पैसे नहीं लगा सकती थी, तो क्या है वहां पर इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ एक स्टेट्स के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ा है और कुछ एक स्टेट के ऊपर नहीं पड़ा है इसका फर्क। देन इसके बाद आपको आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू। ये चीज आपको बताई गई है, कुछ एक एरिया के अंदर ही कंसंट्रेशन किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर, जहां पे ऑलरेडी मतलब फसल अच्छी हो रही थी, सिर्फ उन्हीं एरियाज को टारगेट किया गया था। देन इसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जैसे 80 और 90s के अंदर भी क्या है कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। अब कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप लैंड के साथ साथ वहां का एनवायरमेंट, वहां का इरीगेशन सिस्टम है, ठीक है, वहां पर जो भी सीड्स वगैरह यूज होते हैं उन सभी चीजों को मिला के कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट की जाए।
देन इसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ देखो आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कौन कौन से चेंजेस लाए गए हैं। तो प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, अब क्या है, किसानों का जो है क्रॉप इंश्योरेंस भी किया जाने लगा कि कौन सी कंडीशन में, अगर ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, फायर मतलब आग वगैरह लग जाती है फसल को कई बार, या डिजीज कोई बीमारी लग जाती है, तो ऐसी हालत में क्या है, जो सरकार है वो क्या करेगी, इंश्योरेंस जो करवाया होता है जिस भी किसान ने, तो उसको वहां पर मुआवजा मिल जाता है। देन सेकंड नंबर पे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, बहुत सारे ग्रामीण बैंक खोले गए क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो शहरों में नहीं जा पाते हैं, तो गांव के अंदर ही बैंक जो है खोले गए हैं। देन इसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर, और बहुत ही लो रेट के ऊपर किसानों को क्या है यहाँ पर जो है लोन दिया जाता है। और बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो भी क्या है एक दूसरे की हेल्प करती हैं किसानों को, जिस भी किसान को किसी भी मतलब ज़रूरत होती है कई बार पैसों की, या घर में कोई बीमार है, या बच्चे की पढ़ाई के लिए, या इस तरीके से क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जहाँ से छोटे किसान जो है वो पैसा उठा सकते हैं। जैसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला भी पढ़ा था, एक चैप्टर के अंदर एक ग्रुप होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल था। देन उसके बाद है क्रेडिट कार्ड, जो है KCC इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये भी बनाए जाते हैं किसानों के। देन उसके बाद आ जाएगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी क्या है एक तरह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो कि किसानों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं। उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे वेदर बुलेटिन्स भी चलाए जाते हैं टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर, पहले किसानों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, या साइक्लोन की वजह से तूफान आने वाला है, तो फसल ख़राब हो सकती है। इस तरीके से क्या है बहुत सारी जो चीज़ें पहले ही किसानों को आजकल जो है पता लग जाती हैं। ये क्या है एक तरह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ही तो हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि फसल आने से पहले जो सरकार क्या है एक तरह से बोली लगा देती है कि हम क्या है ये आपको इतना मतलब कि फसल का इतना दाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार रख देती है, और फिर सरकार क्या करती है किसानों से वो जो भी अनाज होता है वो खरीदती है, और उसके बाद गोडाउन के अंदर भर दिया जाता है ताकि टाइम आने पर उसको क्या है यूज़ किया जा सके। देन इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ रहा है, ये है आपका भूदान ग्रामदान मूवमेंट। भूदान का मतलब क्या होता है, भूमि दान देना, भूदान। ग्रामदान का मतलब क्या होता है, गांव को दान देना, ठीक है। तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर जो मेन आपके हीरो हैं वो है विनोबा भावे। अब ये जो विनोबा भावे हैं ये स्पिरिचुअल एयर ऑफ महात्मा गांधी, मतलब कि महात्मा गांधी के एक तरह से क्या है फॉलोअर थे, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। जो भी महात्मा गांधी जी जो भी विचार रखते थे, थिंकिंग रखते थे, ये उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। देन उसके बाद आपको आ जाता है, अब यहाँ पे आपको बताया गया आफ्टर गांधीज मार्टरडम विनोबा भावे अंडरटुक पदयात्रा टू स्प्रेड गांधी जीज मैसेज। अब क्या है जब गांधी जी की मतलब शहादत हो जाती है उसके बाद क्या है तो ये जो विनोबा भावे है वो एक क्या निकालते हैं, पदयात्रा निकालते हैं, मतलब पैदल चलते हैं और पूरे इंडिया के अंदर जो क्या है महात्मा गांधी जी के जो विचार होते हैं वो बांटते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ही बिलीव इन द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। जो क्या है विनोबा भावे हैं वो किस चीज़ के अंदर विश्वास रखते थे, ग्राम स्वराज की, अपना गांव के ऊपर अपना राज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखो अब क्या है भूदान ग्रामदान मूवमेंट चलती है, ठीक है, विनोबा भावे ही चला रहे हैं भूदान ग्रामदान मूवमेंट। यहाँ पे क्या होता है एक इंसिडेंट होता है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है पच्चमपल्ली, ठीक है, वहाँ पे क्या है एक इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट क्या होता है कि वहाँ पर क्या है विनोबा भावे जो है लेक्चर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो विलेजर्स हैं, लैंडलेस जो विलेजर्स होते हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं, और वहाँ पे क्या है ग्राम स्वराज का जो है मतलब लेक्चर चल रहा होता है। तो कुछ एक किसान जो होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, तो वो डिमांड करते हैं कि कम से कम हम गाँव में खुश तभी रह सकते हैं ना कि हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन हो, हम कमा के खा पाएँ। तो हमारे पास क्या थोड़ी बहुत ज़मीन होनी चाहिए, जो बिल्कुल लैंडलेस फार्मर थे। तो वहीं पर क्या है उसी सभा के अंदर क्या है श्री राम चंद्रा रेड्डी जो हैं बैठे थे, ठीक है, वो खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास 80 एकड़ ज़मीन है, जितने भी यहाँ पर क्या है कि 80 जो लैंडलेस विलेजर्स हैं वो खड़े हो जाओ। और फिर वो क्या करता है जो श्री रामचंद्र रेड्डी होते हैं वो अपने 80 एकड़ ज़मीन को क्या है 80 लैंडलेस फार्मर्स के अंदर बांट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया भूदान मूवमेंट बोला गया था इसको। फिर जो है श्री रामचंद्र रेड्डी से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे जो जमींदार होते हैं वो भी ऑफर कर देते हैं किस चीज़ को, डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस, वो अपने विलेज को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लैंडलेस फार्मर के अंदर, तो उसको क्या बोला गया था आपका ग्राम दान मूवमेंट। अब ये ग्राम दान जो मूवमेंट है आपका या फिर भूदान मूवमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ठीक है। बिना किसी खून को बहाए जो है रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। बहुत सारे जो लैंडलेस फार्मर है उनको ज़मीनें मिल गई थी। तो इस तरीके से यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आगे ये चैप्टर जो है पुरानी बुक्स के अंदर तो है, बट न्यू बुक के अंदर यहाँ पे ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो आज हमने ये चीज़ें जो हैं देखो कवर कर ली हैं। इसके बाद आपको टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में दे रखा है कि पहले क्या है, कलेक्टिवाइजेशन किया गया, कंसोलिडेशन किया गया, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, फिर सरकार ने क्या 5 ईयर प्लान्स बनाए, उसी के तहत आपका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया। देन उसके बाद क्या है 1980 और 90s के अंदर क्या है कॉम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट किया गया, मतलब सिर्फ लैंड को ही नहीं देखा गया, उसका एनवायरनमेंट, इरिगेशन और जोन से सीड्स वगैरह जो है सब कुछ के ऊपर ध्यान दिया गया, कॉम्प्रीहेंसिव ध्यान दिया गया खेतों के ऊपर। देन इसके बाद है आपका ये आ जाता है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई है, इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं, वो सारा का सारा आपको बताया गया। लास्ट में आपका टॉपिक आ जाता है भूदान ग्रामदान मूवमेंट, ठीक है, जो कि विनोबा भावे की है, वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। देन उसके बाद क्या है कि एक पंचमपल्ली गांव के अंदर क्या है सभा चल रही होती है, विनोबा भावे लेक्चर दे रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ एक विलेजर्स जो होते हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं और लैंडलेस फार्मर होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको कम से कम जो है जीवन यापन के लिए कुछ एक लैंड दो। तो वहाँ पे ही क्या है श्री रामचंद्र रेड्डी बैठे होते हैं, वो खड़े होते हैं और अपनी 80 एकड़ जो लैंड है वो दान में दे देते हैं, ठीक है, उसी को भूदान बोला गया है। फिर देन उसके बाद जमींदारी जो है यहाँ पे आपको बताया गया कि कुछ ज़मींदार जो हैं फिर वो भी वहाँ पर बैठे होते हैं, तो वो इसी तरीके से इनसे प्रभावित होके श्री रामचंद्र रेड्डी से प्रभावित होके अपने जो गाँव है वो भी लैंडलेस फार्मर को दान दे देते हैं। यहीं पे दान मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी। देन इन दोनों यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सारा चैप्टर समझ में आया आपको तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।